Hey guys, welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning. So guys, एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है और आज की इस वीडियो का कंटेंट होने वाला है रिएक्टिविटी सीरीज। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज को, उन सभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे कि जिन मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज में जगह दी गई है वो किस तरीके से किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में मेटल्स के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। तो आज हम जो बात करेंगे वो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करेंगे। मेटल्स की रिएक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि कोई भी मेटल किस तरीके से रिएक्टिविटी को शो कर सकती है, या किसी भी मेटल का जो एक प्रॉपर्टी है दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी नेचर है, वो किस तरीके से काम करती है। अगर हम मेटल्स को उनकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की नेचर के बेसिस पर सीरीज में प्लेस करते हैं तो हमें एक सीरीज मिल जाती है, हमें एक अरेंजिंग ऑर्डर मिल जाता है जिसको हम एक रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन की बात की जाए तो एक छोटी सी चीज जो आप लोगों को याद रखनी है कि मेटल्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि उनको उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करने के बाद हमें मिलता है, क्या कहलाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज कहलाएगा उन मेटल्स के। आप लोगों ने बुक्स में देखी भी होंगी कि जिसमें कि पोटेशियम को सबसे ऊपर रखा जाता है, सोडियम को जस्ट उसके नीचे रखा जाता है, लिथियम को उसके नीचे रखा जाता है। तो रीजन क्या है इनके पीछे का कि जो टेंडेंसी है मेटल्स की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की, वो ग्रुप के अंदर जैसे ही हम टॉप टू बॉटम आते हैं वो डिक्रीज होती चली जाती है। अब ये ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम का जो मैटर है, इसको समझने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल समझनी होगी। पीरियोडिक टेबल में ये सारी चीज़ें आप हूबहू समझ पाएंगे कि किसी भी मेटल को अगर टॉप टू बॉटम आने के लिए बात की जा रही है किसी ग्रुप में, या फिर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने की बात की जा रही है, तो इनके जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या वेरिएशन आता है। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं केवल रिएक्टिविटी सीरीज की, तो ये आपकी एक छोटी सी लैंग्वेज, छोटी सी डेफिनेशन हो गई कि व्हेन वी अरेंज द मेटल्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी we attain a series that is called reactivity series or activity series of metals। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो सबसे पहली जो इसमें आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है वो ये होगी, या ये हम मेन पॉइंट्स भी कह सकते हैं इस एक्टिविटी सीरीज के लिए, कि सबसे पहला होगा द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। जो कि किसी भी मेटल जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को करती है, जैसे ही कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, इसका मतलब वो क्या हुई है, वहां पे ऑक्सीडाइज्ड हुई है, वो अपने आप में क्या हो गया है, वो ऑक्सीडाइज हो गई है। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी है वो ग्रुप में क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। इसी तरीके से किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज में ये प्रॉपर्टी, ये जो मेन पॉइंट है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा जैसे ही हम मेटल्स को एक अरेंजिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रॉपर्टी आती है कि जो मेटल्स होती हैं हाइड्रोजन से ऊपर वाली, जो मेटल्स इस सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर रखी हुई हैं, वो हाइड्रोजन को क्या कर सकती हैं, रिप्लेस कर सकती हैं, बड़े इजीली क्या कर सकती हैं, हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर सकती हैं। तो ये पॉइंट है कि मेटल्स अबव हाइड्रोजन में डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। अब अगर वो हाइड्रोजन वाटर में प्रेजेंट है या किसी एसिड लाइक HCl या H2SO4 में प्रेजेंट है, तो इजीली ही ये मेटल्स क्या कर सकती हैं, उसको डिस्प्लेस कर सकती है। तो ये आपका एक दूसरा मेन पॉइंट बन जाता है इस रिएक्टिविटी सीरीज के लिए। अगर रिएक्शन के बेसिस पर हम बात करें तो ये रिएक्शन देखिएगा कि यहाँ पर सोडियम मेटल को वाटर से रिएक्शन कराई गई है, तो सोडियम मेटल ये आ गया Na, इसको मैंने रिएक्शन कराई है HOH यानी कि वाटर मॉलिक्यूल से। तो ये सोडियम क्या करने वाला है, इसके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा और इस हाइड्रोजन को एज अ H2 गैस क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो कुल मिलाकर के सोडियम के 2 एटम इसमें पार्टिसिपेशन देंगे। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज की प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज की। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और याद रखनी होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के जितनी भी रिएक्टिविटी होती है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर की मैं बात कर रहा हूँ,
किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, मैंने बात करी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे मैं रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता जाता हूं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का करेक्टर घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। साथ ही हम यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि जो रिड्यूसिंग नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर का भी पता लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही चलता है, तो रिड्यूसिंग नेचर भी साथ के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है हमारी, जो मेन पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि ए, बी, सी और डी हमारे पास 4 मेटल्स हैं, चारों ही डिफरेंट मेटल्स हैं, और ये क्या है, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि जैसे जैसे मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर को अगर देखता हूं वो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी इज मोर रिएक्टिव देन सी और सी इज मोर रिएक्टिव देन बी, सिमिलरली बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। तो कोई भी हायर रिएक्टिव मेटल लेसर रिएक्टिव मेटल को उसके किसी भी सॉल्यूशन में से या किसी भी सोल्ट फॉर्मेशन में से इजीली क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि हायर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब हायर रिएक्टिव मेटल और लेसर रिएक्टिव मेटल को हम ये भी बोल सकते हैं कि एनी मेटल हायर अप इन द सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल में मेटल हायर है डिस्प्लेसिस, वो क्या कर सकती है, रिएक्टिविटी सीरीज में अपने से नीचे वाली मेटल को इजीली क्या कर सकती है, डिक्रीज मतलब डिस्प्लेस कर सकती है। क्या हुआ इसका मतलब कि अगर ए की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है नीचे जाने पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसमें आ जाती है, जो आप लोगों को याद रखनी है वो क्या है, देखिए मान लीजिए सपोज मेरे पास 4 अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स हैं, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। अभी इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए इनकी रिएक्टिविटी इस तरीके से डिक्रीज होती जा रही है व्हेन वी गोज टॉप टू बॉटम इन एनी सीरीज। तो इसका मतलब होगा कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, सिमिलरली बी इज मोर रिएक्टिव देन सी एंड सी इज मोर रिएक्टिव देन डी। इसका मतलब ये जो मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में हायर पोजीशन पर रखी हुई है, बी सी और डी से ऊपर पोजीशन पर है, सिमिलरली सी डी पोजीशन से ऊपर है। तो जो भी मेटल हायर पोजीशन पर होगी वो अपने से नीचे वाली मेटल को इजीली उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकेगी। इसका मतलब ए बी मेटल को उसके किसी भी सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, सिमिलरली बी सी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, इसी तरीके से सी मेटल भी डी मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। चलिए बात करते हैं, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की मैं बात करता हूं लाइक CuSO4 प्लस Zn, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है कि जिंक जो होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। और सेकंड जो रीजन है इसके पीछे का वो क्या है कि जिंक इज प्लेस्ड एट हायर पोजीशन एज दैट ऑफ कॉपर। इसका मतलब जिंक को ऊपर प्लेस मिला हुआ है और कॉपर को रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के नीचे प्लेस मिला हुआ है। तो जो भी मेटल ऊपर रखी गई है वो नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्ट में से क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं लाइक पोटेशियम मेटल, सोडियम मेटल, कैल्शियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, ये कुछ स्पेसिफाइड मेटल्स यहाँ पर कंसीडर किए गए हैं कि अगर मैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेता हूँ, ये कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकते बाई कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत होगी अगर मुझे इनके ऑक्साइड्स को क्या करना हो, रिड्यूस करना हो। तो अगर अभी तक आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से इजीली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि इस टाइप के जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसी मेटल्स के ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत होगी। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
तो ये आपको याद रखना होगा। या फिर हम एक और अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, लाइक पैलेडियम। पैलेडियम भी इनको इजीली क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जब आप पैलेडियम का यूज करेंगे, दैट इज पीडी, उसके लिए एक साथ में सॉल्यूशन रखा जाता है, दैट इज BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये पूरा कंपोजिशन एक साथ रखा जाएगा, तभी जाकर के इन मेटल के ऑक्साइड को हम क्या कर सकेंगे, रिड्यूस कर सकेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं कि जितनी भी मेटल्स हैं एल्यूमिनियम से नीचे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ऑर्डर मिल गया, दैट इज पोटेशियम सबसे ऊपर, सोडियम उसके नीचे, कैल्शियम आफ्टर देन मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम। इसका अब यह क्या होगा कि एल्यूमिनियम से नीचे जितनी भी मेटल्स प्लेस्ड हैं, उन मेटल के ऑक्साइड्स को बाय हीटिंग हम इजीली रिड्यूस कर सकेंगे। तो एल्यूमिनियम तक की जितनी भी मेटल्स हैं वो हाईएस्ट रिएक्टिव मानी जाएंगी। एल्यूमिनियम से नीचे की मेटल्स के ऑक्साइड्स को केवल हीटिंग करके ही इन दी प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, इन तीनों में से हम कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। केवल हीट करने से ही क्या हो जाएंगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से जिंक मेटल सेपरेट हो गई है और कार्बन कन्वर्ट हो गया है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये आपकी हो गई है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो इसमें आ जाता है कि जितने भी हमारे ऑक्साइड्स या नाइट्रेट्स होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स या नाइट्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, लाइक अब वो कौन कौन सी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, मरकरी लेस रिएक्टिव मेटल है, लिक्विड स्टेट पर मिलती है हमें रूम टेम्परेचर पे। सिल्वर लेस रिएक्टिव मेटल है। गोल्ड यानी ओरिक इसका केमिकल नेम है, ये भी क्या है, एक लेस रिएक्टिव मेटल है। इनके जितने भी ऑक्साइड्स या नाइट्रेट्स होते हैं वो डिकम्पोज होने पर क्या करके देंगे, हमें मेटल्स को देंगे, जबकि हमें उन्हें क्या करना होगा, स्ट्रांगली हीट करना होगा। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर मैं उनको नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म करता हूं तो वो इजीली क्या नहीं होंगे, रिड्यूस नहीं होंगे, मेटल उनके अंदर से सेपरेट नहीं होगी। लेस रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स को या नाइट्रेट्स को अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीट करता हूं, यानी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर पर हीट करूंगा, तो ही वो क्या हो पाएंगे, रिड्यूस हो पाएंगे। अब ये ऑक्साइड्स और नाइट्रेट्स का क्या मतलब है ये देखते हैं। मरकरी के साथ अगर मैं बात करूं मरकरी के ऑक्साइड की, तो मरकरी दो तरीके के ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज Hg2O और साथ में एक बनेगा HgO। तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है और ये मरकरिक ऑक्साइड है, क्योंकि मरकरी दो वैलेंसी स्टेट शो करता है, दैट इज +1 और +2। तो जब +1 होगी तो फॉर्मूला होगा Hg2O और जब +2 होगी तो फॉर्मूला होगा HgO। नाइट्रेट की अगर मैं बात करता हूँ, सिमिलरली मान लीजिए सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिल्वर भी अपना एक ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज Ag2O, जो कि ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट के साथ सिल्वर को सेपरेट करेगा अगर ये रिड्यूस होता है। अगर मैं इसके नाइट्रेट की बात करता हूँ तो नाइट्रेट बनता है AgNO3, क्योंकि सिल्वर होता है 1 पॉजिटिव, नाइट्रेट भी होता है 1 नेगेटिव। तो इस तरीके से इनके जो भी ऑक्साइड या नाइट्रेट्स होंगे उनको हम क्या कर सकेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करने पर रिड्यूस कर सकेंगे। तो गाइज अब बारी है इन सभी प्रॉपर्टीज को एक टेबुलर फॉर्म में रीड आउट करने की, और रिएक्टिविटी सीरीज जिसके बारे में अभी तक हम बात करते आ रहे हैं, उस रिएक्टिविटी सीरीज को जानने की और साथ में उसकी लर्न करने की, शॉर्ट ट्रिक को जानने की कि किस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज को शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस रिएक्टिविटी सीरीज को जिसके अंदर मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को जानने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड मेटल्स की बात कर लेते हैं कि अगर मैं उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस देखूं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे अगर उनको किसी एसिड से रिएक्शन कराई जाए। तो यहाँ पर ये मेटल्स हैं, दैट इज पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम एंड Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, K पोटेशियम, Na सोडियम एंड Ca कैल्शियम। ये तीनों ही कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्ट्स कर जाती हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देती हैं, और कैल्शियम इसमें से विगोरसली रिएक्ट करने वाला एक अच्छा मेटल है। तो ये बात आप याद रखेंगे, जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं अगर मैं इनकी रिएक्शन एसिड से कराता हूं तो ये बहुत एक्सप्लोजिव तरीके के साथ एसिड से रिएक्शन करती हैं, वाटर के साथ भी ये एक्सप्लोजिव तरीके से रिएक्शन करती हैं। कैल्शियम की अगर मैं बात करता हूं तो ये विगोरसली यानी कि फास्टेस्ट मेथड के साथ रिएक्शन करती हैं। इसकी जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनिटी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो बहुत फास्ट होती है एज कंपेरेटिव कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम।
तो सिमिलरली हमारे पास कुछ नेक्स्ट मेटल्स आ जाती हैं जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेती हैं। स्टीम का मतलब होता है वेपर फॉर्म में H2O। जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वहां से हमें स्टीम मिलती है। तो अगर मैं मैग्नीशियम को किसी एसिड से रिएक्शन कराता हूं तो ये बहुत तेजी से विगोरसली रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा। सिमिलरली स्टीम के साथ भी विगोरसली रिएक्शन देगा। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो इसके ये क्या होता है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है। जो कोटिंग होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, वो एसिड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देगी, क्योंकि वो रिएक्शन को रोक देगा अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग किसी मेटल के ऊपर हो जाती है। बात करें अगर जिंक और आयरन की, तो ये एसिड के साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देती हैं और सोल्ट फॉर्मेशन करती हैं। जिंक और आयरन दोनों ही एसिड से रिएक्शन करके क्या बना करके देंगे, सोल्ट बना करके देंगे। इसी केस में, इसी टर्म में हम बात कर लेते हैं लेड की। तो लेड जो होता है वो कंसंट्रेट HCl एसिड के साथ अच्छे से रिएक्शन करता है और एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट यानी कि PbCl2 लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। अगर स्टीम से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये लेड हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मेटल्स थी अभी तक जिनकी हमने बात करी, वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई हैं और हाइड्रोजन तक की सारी मेटल्स स्टीम के साथ इजीली क्या कर सकती हैं, रिएक्शन कर सकती हैं, या ये वाली तीनों मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकती हैं। ये हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देती हैं ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की वजह से हम ये कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की जो कि किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, लाइक कॉपर, देन मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड ओरिक। इनकी किसी भी एसिड के साथ, वाटर के साथ या स्टीम के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो अगर मैं इन सभी मेटल्स को एक ऑर्डर में प्लेस कर दूं, एक के बाद एक इन मेटल्स को प्लेस करते चला जाऊं, तो मुझे जो सीरीज मिलेगी दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलिए देखते हैं उस रिएक्टिविटी सीरीज को और साथ ही हम देखेंगे कि किस शॉर्ट ट्रिक से हम उसे याद रखेंगे। तो अभी मैंने किया क्या है कि उन सभी मेटल्स को एक ऑर्डर में, यानी उनको एक अरेंज कर दिया है किसी एक सीक्वेंस में। ये जो सीक्वेंस हमें मिला है दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, क्योंकि सबसे पहले हमने रखी हैं हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स, उसके बाद हमने रखी हैं मीडिएट रिएक्टिव मेटल्स और उसके बाद हमने लिखी हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो इनमें से जो भी मेटल सबसे ऊपर होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टिविटी को शो करने वाली है, जो मेटल उसके नीचे होगी वो थोड़ी मीडियम रिएक्टिविटी को शो करेगी, यानी हाइड्रोजन से ऊपर तक की थोड़ी फिर भी एज कंपैरेटिव टू लेस रिएक्टिव मेटल्स क्या होंगी, हाई रिएक्टिविटी को शो करेंगी, यानी किसी भी एसिड के साथ अच्छे से रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे जाएंगी और सॉल्ट फॉर्मेशन दिखाएंगी। अब बात कर लेते हैं इसको याद करने की ट्रिक की। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्डर आपको याद रखना है दैट इज कॉल्ड प्लीज स्टॉप कॉल मी अ क्यूट ज़ेब्रा इंस्टीड कॉल मी स्मार्ट पिट गोट। अब देखिए पिट बुल होता है, यानी पिट बुल का मतलब पिट बुल डॉग का नाम आपने अब तक सुना है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पिट गोट का। तो पिट बुल को हमने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है पिट गोट के साथ। तो अभी मैं बात करूँ अगर इसमें से ये जो एब्रीवेशन हमने लिए हुए हैं तो ये किस वाले एलिमेंट के लिए या किस वाली मेटल्स के लिए है। तो प्लीज की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लीज स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, स्टॉप स्टैंड्स फॉर सोडियम, कोल स्टैंड्स फॉर कैल्शियम। तो ये तीन एब्रीवेशन आपको याद रखने हैं, प्लीज स्टॉप कोल यानी कि पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। तो ये आपका तीन मेटल्स को याद करने का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मी स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, अ स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, क्यूट ज़ेब्रा। अब इसमें जो ज़ेब्रा है इसको साइलेंट रखेंगे केवल याद करने के लिए, क्यूट जो है उसको साइलेंट रखेंगे केवल याद करने के लिए टर्म ली गई है। तो क्यूट ज़ेब्रा में ज़ेब्रा जो होगा स्टैंड्स फॉर जिंक। इंस्टीड में अब देखिए हम दो मेटल्स को याद करेंगे। इंस्टीड में एक तो हो गया आई आयरन के लिए और टीड इसको हम याद करेंगे लेड के लिए। तो स्टार्टिंग टर्म जो होगी वो आयरन के लिए होगी और लास्ट टर्म जो होगी वो लेड के लिए होगी। तो इंस्टीड में आयरन स्टैंड्स फॉर आयरन एंड लेड। तो इंस्टीड में इन आई स्टैंड्स फॉर आयरन एंड ईड स्टैंड्स फॉर लेड, LEAD। सिमिलरली अब हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन, जो कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में मिड प्लेस पर प्लेस किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे नीचे की मेटल्स की। तो कोल स्टैंड्स फॉर कॉपर, मी स्टैंड्स फॉर मरकरी, स्मार्ट S स्टैंड्स फॉर
सिल्वर, पिट, पीटी, पिट स्टैंड्स फॉर प्लेटिनम। सिमिलरली गोट, गोट में आता है गो, तो गो स्टैंड्स फॉर गोल्ड, और गोल्ड का केमिकल नेम होगा ओरिक विच इज रिप्रेजेंटेड बाय AU। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए। फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार। प्लीज स्टॉप कॉल मी अ क्यूट जेब्रा, इंस्टीड कॉल मी अ स्मार्ट पिट गोट। तो इसमें जो प्लीज के लिए P आता है, P स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, S स्टैंड्स फॉर सोडियम, Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, M स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, A स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, Z stands for zinc, I stands for iron, EAD stands for lead, C stands for copper, M stands for mercury, S stands for silver, PT, I को साइलेंट करेंगे, PT stands for platinum and GO stands for gold like auric। तो इस तरीके से ये रिएक्टिविटी सीरीज हम याद रख सकेंगे। तो गाइस अगर आपको ये पैटर्न, ये रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये ऑर्डर को याद करने की ट्रिक कैसी है। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके, उन लोगों तक पहुंच सके जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपके लिए इसी तरीके की ट्रिकी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।